गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, इसका हम आज पहला लेक्चर लेंगे। और इस लेक्चर में पहले हम बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। फॉय मतलब दुश्मन और फ्रेंड मतलब मित्र। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतुओं को अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे जीव जंतु जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वैसे माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आईज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों एक ही चीज है। माइक्रोब्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी, दोज organism which we cannot see with our naked eyes, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बरसात के दिन में आपने देखा होगा कि जो भी आप ब्रेड खाते हैं उसमें फफूंदी लग जाते हैं, उनमें क्या होते हैं कि कुछ धब्बे निकल के सामने आने लगते हैं। तो इस पर कैसे ब्रेड की गीली सतह पर क्या होता है कि उजला भूरा धब्बा लग जाता है। और ये जो अगर आप लेंस जैसे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे तो वो आपको काले नजर आएंगे। तो ये काले संरचनाओं को, काले गोला संरचनाओं को आप देख पाएंगे कब? जब आप मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे। तो हम लोग आज के इस क्लास में पहले लेक्चर में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आईज। तो मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म का भी अस्तित्व है जिनको हम नहीं देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल्स, ये सब हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आईज। इसमें कुछ हैं, सम ऑफ दीज आर, अब हम इसे बात करेंगे। Some of these microorganisms, इनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हो गया आपका फंगस। फंगस का नाम सुने होंगे, जैसे फंगस ये क्या होते हैं? फंगस ग्रो ऑन ब्रेड, इट ग्रोज ऑन ब्रेड माउल्ड, उनको ब्रेड माउल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे फंगस जो ब्रेड पर उगते हैं उनको ब्रेड माउल्ड, और उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से ब्रेड को देखेंगे तो वो दिखाई देंगे। तो फंगस, ये फंगस हो गए दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। अदर कुछ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, कुछ आप मैग्नीफाइंग ग्रोज ऑन ब्रेड। दिस fungus can be seen with magnifying glass से आप इनको देख सकते हैं। और ये जो है एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म cannot be seen with magnifying glass। मैग्नीफाइंग ग्लास को समटाइम हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप मार्केट से लेते हैं उनका नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सो कॉल्ड, इसको कभी कभी सिंपल
माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजी, आपका हो गया अलगी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म is divided into 4 categories। 4 कैटेगरीज में कौन कौन हो गया? बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया, दूसरा हो गया आपका अलगी, तीसरा हो गया आपका फंजी, ये भी हो गया, और चौथा है आपका प्रोटोजोआ। फोर्थ यू कैन राइट प्रोटोजोआ, जिसका एक सदस्य है अमीबा। तो ये जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में बांटे हैं। फर्स्ट इज योर बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरीज में, पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा अलगी, तीसरा फंजी, चौथा प्रोटोजोआ। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें क्या होगा कि एक कुछ ऐसे भी जानवर हैं माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन वो डिफरेंट फ्रॉम इन सभी से। इन सभी बैक्टीरिया, अलगी और फंजी, प्रोटोजोआ से ये डिफरेंट है। तो इनका नाम होता है वायरस। वायरस लैटिन मीन्स पॉइजन होता था। तो हम लोग वायरस के बारे में पहले देखेंगे, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस के आधार पर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला हम लोग वायरस को अब पढ़ेंगे। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बैक्टीरिया, एल्गी और फंजी से भिन्न है, क्योंकि ये लोग सेलुलर ग्रेड के हैं। ये सब जितने भी हैं वो सेलुलर ग्रेड के हैं, एक सेल के तहत आते हैं। लेकिन वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक है, उसमें सेलुलर ग्रेड के नहीं है, वो ए सेलुलर है, मतलब नॉट ए सेल। वायरसेस आर ए सेलुलर मतलब नॉट ए सेल। यहां पर पहले हम लोग देखेंगे वायरसेस में क्या होता है? वायरसेस माइक्रोस्कोपिक, they are microscopic but different from microorganism. They are microscopic but different from ऑर्गेनिज्म। देखिए ये वायरस जो है इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। ये माइक्रोस्कोपिक है बट डिफरेंट फ्रॉम दिस 4, ये चारों से ये अलग है। इसमें क्या होता है कि दीज वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस। वायरस का एक लक्षण होता है कि वायरस जब भी रिप्रोड्यूस करेगा तो किसी होस्ट बॉडी के अंदर, और नहीं तो आउटसाइड इट इज जस्ट डेड, बाहर में ये मरा हुआ होता है। तो these viruses can reproduce only inside the cell। सेल मतलब होस्ट जिनमें वो रहते हैं उनको होस्ट सेल का, जिनमें वायरस रहते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं। सेल मतलब सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, सेल ऑफ होस्ट के अंदर रहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। विच में भी इनके होस्ट वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन रिप्रोड्यूस करेंगे सेल में। सेल किसके? होस्ट ऑर्गेनिज्म के। और इनके होस्ट कौन है? होस्ट ऑफ वायरस। वायरस के होस्ट कौन होते हैं? बैक्टीरिया। वायरस किसमें रह सकता है? बैक्टीरिया में आपका रह सकता है, एनिमल्स में रह सकते हैं, एनिमल्स में रख सकते हैं और प्लांट में रह सकते हैं। एनिमल्स में भी रह सकते हैं और प्लांट में भी रह सकते हैं। तो देखिए होस्ट है वायरस के बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब चीज है होस्ट वायरस के। सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ रोग जो होते हैं, सम कॉमन
एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कुछ कॉमन जो है उनसे होने वाले लक्षण, कुछ रोग जैसे कि है, इनसे जो होता है पहले कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होगा, जितना भी सर्दी खांस सर्दी वगैरह होता है वो ज्यादा वायरस से होता है। तो कॉमन कोल्ड, एक फ्लू जो भी होगा वो वायरस से होगा। तो कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वो भी वायरस से होता है। एंड मोस्ट कफ, जितने भी कफ वगैरह जो भी होते हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा आपके वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो ये चीज हो गए। एंड चिकन पॉक्स जो होगा वो भी आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिजीज है। तो ये थे वायरस से होने वाले कुछ एलिमेंट्स, मतलब रोग, डिजीज। तो ये कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, और कुछ में और जाएंगे तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। एक होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस। और इसका नाम क्या है? HIV वायरस। काफी संक्रामक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोवायरस, इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस कहते हैं इसको, वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है एड्स, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी ये वायरस है। तो एड्स जो होता है वो भी एक वायरल डिजीज है। खास कर रखिए एड्स, मान लीजिए एड्स इज ए वायरल डिजीज। यू कैन राइट एड्स, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या हो गया? ये भी आपका वायरल डिजीज है। तो HIV, इसके जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये भी जो होता है वो आपका ट्रांसमिटेड, मतलब कि ये वायरस है, वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ये सब वायरल डिजीज है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस से स्प्रेड करता है। तो ये था वायरस का लक्षण। वायरस एक पहले लैटिन, इसका अर्थ होता है पॉइजन से ही रिलेटेड है। मतलब ये वायरस है। वायरस ए सेलुलर होते हैं, वो सेल ग्रेड के नहीं होते हैं, ए सेलुलर ग्रेड के होते हैं, इनमें सेल नहीं होता है। वायरसेस मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और उनको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। वायरसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। उनमें सेल का कोई ऐसा नहीं है कि उनमें सेलुलर ग्रेड है, उनमें कोई सेल का लक्षण नहीं होता है। और ये जो थे सबसे पहले ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। वायरस क्या है? दे आर माइक्रोस्कोपिक बट दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहले से इनको माना गया है ये वायरस कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग, यू कैन ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनका खोज इवानोव्स्की ने किया था। तो ये वायरस हुए। तो वायरस के बाद अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जैसे डिसेंट्री, ये सब प्रोटोजोवन डिजीज है। डिजीज लाइक डिसेंट्री, ये जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो दूसरा ग्रुप में अगर सेलुलर ग्रेड में जाएंगे, जिनके पास सेल है, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, ये ए सेलुलर थे। ये जो थे आपके वायरस, ये ए सेलुलर थे। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ये सिर्फ याद रखेंगे। न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं वायरस ए सेलुलर ग्रेड के। सेलुलर ग्रेड में कौन कौन हम लोग को है? सेलुलर ग्रेड में अगर जाएंगे, सेलुलर ग्रेड में
सेलुलर ग्रेड की अगर हम बात करेंगे तो इस सेलुलर ग्रेड में आपके आ जाएंगे कौन कौन, इसमें आ जाएगा पहला बैक्टीरिया, पहले चलते हैं प्रोटोजोआ पर, प्रोटोजोआ। दूसरा आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तीसरा है आपका एल्गी। फोर्थ है आपका फंजी, फंजी। तो ये जो है ये हो गए सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म। डिसेंट्री एंड मलेरिया, जैसे कि अगर बात करेंगे डिजीज लाइक डिसेंट्री, डिजीज लाइक डिसेंट्री, डिसेंट्री एंड मलेरिया, एंड मलेरिया, मलेरिया आर caused by प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है। देखिए कुछ डिजीज जैसे डिसेंट्री और मलेरिया है वो आपको होता है प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया का नाम तो सबको ही सुना होगा कि ये मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर में खासकर ज्यादा जो है वो काटती है वो फीमेल एनोफिलिस होती है। तो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के ये चोंच में कुछ डंक रहते हैं, ये उनके डंक रहते हैं चोंच में, प्रोबोसिस। ये इस तरह से ये फीमेल एनोफिलिस ये काटती है मच्छर। तो ये मच्छर में ये जो डंक होता है इसमें प्रोटोजोआ के ही ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनके डंक में, इसके सैलिवा में, अगर यहाँ लार है इनका सैलिवा, तो सैलिवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस, सैलिवा मतलब लार ग्रंथि, ये फीमेल एनोफिलिस है। तो देखिए सैलिवा ऑफ फीमेल, सैलिवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, saliva of female anopheles contains प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम है, उसका नाम होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक ये प्रोटोजोआ उनके लार में होता है, सैलिवा में। और वो सैलिवा में, इन सैलिवा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज इन इनफेक्टिव स्टेज। वो संक्रमित अवस्था में इन्फेक्टिव स्टेज में रहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज। और दिस इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज स्पोरोजाइट। इसका नाम होता है स्पोरोजाइट। देखिए बच्चों, जो डिसेंट्री है वो भी प्रोटोजोआ से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिसेंट्री में बहुत ज्यादा। इसमें अगर डिसेंट्री में बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये भी आपके डिसेंट्री में सहयोग करता है, डिसेंट्री करता है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मलेरिया जो है वो मच्छर क्या होता है, कैरियर मतलब वेक्टर है। मच्छर यहाँ पर ऐसा नहीं कि मच्छर मलेरिया करता है, मच्छर मलेरिया के जीवाणु को अपने सैलिवा में रखता है और जैसे वो काटता है तो वो जो है वो प्रोटोजोआ वो आपके शरीर में इंजेक्ट करा देता है। मच्छर मलेरिया उत्पन्न नहीं करता है। मच्छर जो है मलेरिया का जो कारक है, मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है उनको अपने सैलिवा में रखता है। सैलिवा में मलेरिया के प्रोटोजोआ जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहते हैं। इसमें यहाँ पर इसके लार में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये लार है, इसमें क्या रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जैसे वो हमारे टूड को गड़ाता है तो सारा प्लाज्मोडियम, और वहां पर वो संक्रमित अवस्था में बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है। और इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है तो उस इन्फेक्टिव स्टेज वाले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को स्पोरोजोइट कहते हैं और स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में वो रिलीज कर देता है।
तो यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज का कैरियर है आपका फीमेल एनोफ्लिस। फीमेल एनोफ्लिस इज ए कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगर उसके लार में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं रखते तो आपको मलेरिया नहीं होता। तो सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज प्रेजेंट इन द सैलिवा ऑफ फीमेल एनोफ्लिस, और वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वहां बहुत इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है और उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम स्पोरोजाइट होता है। यहां पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्टिव स्टेज क्या होते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट के रूप में रहते हैं। स्पोरोजाइट के रूप में ये रहते हैं और ये स्पोरोजोइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वहां से व्हाइट ब्लड से बच करके वो लीवर में चले जाते हैं और लीवर के सेल को खाना शुरू करते हैं। जैसे स्पोरोजोइट गया तो हम लोग के अपने बॉडी सेल का भी डिफेंस मैकेनिज्म है। आवर बॉडी सेल्स हैव आल्सो ए डिफेंस मैकेनिज्म। हमारा बॉडी सेल भी स्वयं डिफेंसिव है कि छोटे छोटे जीवाणुओं से लड़ जाए। लेकिन ये स्पोरोजोइट जैसे ब्लड में जाता है तो वहां व्हाइट ब्लड सेल और बहुत सारे सोल्जर्स और सिपाही लगे हुए हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल के रूप में, और उनसे बच करके उनसे निकल करके सीधे लीवर में पहुंच जाता है और लीवर सेल को वो डैमेज करता है। जैसे जैसे डैमेज करेगा उस हिसाब से आपको कपकपी या शिवरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये था ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कैरियर है आपका फीमेल एनोफ्लिस। ये जो फीमेल एनोफ्लिस is carrier of प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ये कैरियर है। देखिए फीमेल एनोफ्लिस जो है, फीमेल एनोफ्लिस इज ए कैरियर। एनोफ्लिस जो है वो कैरियर है आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये जो है कैरियर हो गए। तो ये सबसे दिखाया कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है। तो बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं, उनसे डिजीज फैलते हैं और सो मेनी प्रोटोजोआस में पहला हमने दिखाया प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये तो कुछ जो है जैसे कि कुछ पायरिया भी होते हैं तो वो प्रोटोजोआ से होते हैं। पायरिया जो होता है वो एंट अमीबा जिंजीविलिस से हो जाता है। विलिस से हो जाता है, ये आपका पायरिया हो जाता है। अब डिसेंट्री जो हो जाता है, डिसेंट्री ये हो जाता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। ये हो गया आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये सब जो है ये प्रोटोजोआ ग्रुप के हैं। तो प्रोटोजोआ से जो था ये वही डिजीज है। अब मान लीजिए कि बात करें टाइफॉइड एंड डिसेंट्री, जैसे कि टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल डिजीज में बात करते हैं तो टाइफॉइड और डिसेंट्री जो है वो बैक्टीरियल डिजीज हो गया। टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी बच्चों, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस इज बैक्टीरियल डिजीज। ये क्या हो गया? बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरियल डिजीज है टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस। एलगी से रेयर केस, फंजी से कुछ है, फुट के रोग है, एथलीट फुटवॉर्म, ये सब जो है वो एलगी फंजी वगैरह से होता है, जिसको हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फॉय भी हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो बैक्टीरिया से जो रोग हुआ वो हम दिखाया, टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज। अब हम बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। हम लोग बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जहां तक बात हो, अगर सवाल किया जाए वे कहां रहते हैं,
तो ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। वेयर हैव यू सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आपने कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा होगा, फिर लगता है कि ये एक फॉल्स कहानी है, लेकिन नॉट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉस्मोपॉलिटियन है, मतलब वो सब जगह है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर, जहां देखिएगा मिट्टी में, पानी में, हवा में, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर भी आपको ये मिलते हुए नजर आएंगे। मतलब ये कॉस्मोपॉलिटियन है, हर जगह पाए जाते हैं। तो सिंगल सेल में कौन होता है आपको? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करेंगे हम लोग। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि पहला हो गया बैक्टीरिया, ये हो गया बैक्टीरिया, सिंगल सेल होते हैं। सम एल्गी, दूसरा सम एल्गी, ये सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया। सम एल्गी। थर्ड हो गया फंजी, ये नॉन ग्रीन होते हैं फंजी, ये सैप्रोफाइट्स हैं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि ये दो सब डिकम्पोजर का काम करते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया एंड फंजी। वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं, ये मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ावा देते हैं। कुछ एल्गी हैं, ये भी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया भी कुछ बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड फंजी, ये हो गए। मल्टी सेलुलर में पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मैनी एल्गी एंड फंजाई, बहुत सारे एल्गी। कुछ एल्गी सिंगल होते हैं सेल, कुछ फंजी सिंगल सेल होते हैं। जैसे ईस्ट की बात करेंगे, ये सिंगल सेल है, तो इसमें हो जाएगा मैनी एल्गी एंड फंजी, मैनी एल्गी एंड फंजी, मैनी एल्गी एंड फंजी आर मल्टी सेलुलर। सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, these microorganism can live in all type of environment। देखिए ये बात कि ये these microorganism, यहां पर these microorganism can live in all type of environment। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के पर्यावरण में पाए जाएंगे। आपको हर तरह के पर्यावरण में, मतलब अगर बात करें पर्यावरण रेंजिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक? रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, फर्स्ट आइस कोल्ड क्लाइमेट, सेकेंड हो गया हॉट स्प्रिंग में ये पाए जाएंगे। थर्ड डेसर्ट एंड टू मार्सी एरिया, डेसर्ट्स टू मार्सी यू नो, मार्सी एरिया। मार्सी मतलब दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र में मिथेनोजेंस ज्यादा पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र में वैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं मिथेनोजेंस, मतलब मीथेन गैस वहां बराबर निकलते रहता है, और मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। वहां पर मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस क्या करते हैं? प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन गैस जो है उसको मार्सी गैस कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। क्योंकि डेसर्ट एरिया में जो मीथेन निकलता है, तो वो मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये होता है। हॉट स्प्रिंग में आर्केई बैक्टीरिया जो होता है, आर्केई, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये भी जो होते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड इन हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल,
एसिडोफाइल्स। ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इनका एनवायरनमेंट का खोज करना बेवकूफी है, और ये कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब ये सर्वत्र है, इनको हर जगह आप देख सकते हैं। छिट्टी से मिट्टी उठाएंगे उसमें है, पानी उठाएंगे उसमें है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एंड मार्सी एरिया, इन सभी एरिया पर इनका अधिकार है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमसे ज्यादा अधिकार है, और सो ये जो है हर जगह ये पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर देखेंगे, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। देखिए बड़े कॉस्मोपॉलिटियन, हर जगह हमारे शरीर के अंदर भी इन्होंने अपना अधिकार जमा के रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हर जगह है। ऑल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हम लोगों के शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का राज है, मतलब वो लोग रहते हैं। मतलब दे आर ऑल्सो फाइंड माइक्रो organism are also found inside our body, inside animal body, आप लिख सकते हैं एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी। मतलब ये कहां कहां पाए जाते हैं? एनिमल बॉडी में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि एक दूसरे पर ही ग्रो कर जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ जो है स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, फ्रीली। ये है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत हमारे जीवन में अहम भूमिका भी पालन करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें कि एनिमल बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ये ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी, एंड कुछ फ्रीली भी रहते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तब हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब हम लोग क्या है उनके साथ, कैसे उनके साथ तालमेल बैठा रहे हैं। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, आपके सिलेबस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हमारे दैनिक जीवन में अदा करती है। जैसे कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो देखेंगे कि दूध से दही का बनना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही उदाहरण है। ब्रेड, हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बहुत बड़ी भूमिका होती है। अल्कोहल से वाइन का बनना, अल्कोहल से विनेगर का बनना, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पनीर के बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। तो दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कभी कभी बहुत सारे हमारे दैनिक कार्यों में मदद भी करते हैं और बहुत सारे रोग उत्पन्न करके हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त और शत्रु दोनों भी हैं। और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ,
डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी बेनिफिशियल टू अस, कुछ हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है इनमें, व्हाइल अदर आर वेरी हार्मफुल टू अस, कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल है तो कुछ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमसे दोस्ताना संबंध बनाए हुए हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। मतलब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके बारे में पहले हम लोग देखेंगे और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। Microorganisms used in these microorganisms are used in various purpose. These microorganisms are used in various purposes. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पर्पस के लिए काम में आते हैं। तो पहला पर्पस क्या है, दही के बनाने में। पहला मीन्स चेंजिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड। दूसरा जो है चेंजिंग ऑफ मिल्क टू कर्ड, अल्कोहल टू विनेगर, अल्कोहल से विनेगर। और तीसरा शुगर टू अल्कोहल, मतलब शुगर से अल्कोहल बनाने में भी ये मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध से दही का बनना, इन्हीं पर हम लोग जानते हैं। दूध से दही बनना, दूध से दही जो बनाते हैं वो हम लोग इसी से बनाते हैं। अल्कोहल से जो विनेगर बनाते हैं, सिरका वो इसी से बनाते हैं। अल्कोहल से बनता है शराब से सिरका, अल्कोहल वाइन। अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल ही ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पर इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो इथेनॉल और शुगर से अल्कोहल का बनना, शुगर से अल्कोहल, यहाँ भी इथेनॉल ही अल्कोहल है, इथेनॉल। शुगर से इथेनॉल का बनना ये हो गया। तो अल्कोहल का अर्थ ये नहीं कि वाइन ही हो गया, ये इथेनॉल है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर देयर। तो शुगर से जो अल्कोहल बन रहा है वो इथेनॉल है, अल्कोहल से जो विनेगर बन रहा है वो अल्कोहल इथेनॉल ही है। और दूध से दही का बनना ये भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से ही हो पाता है। These all things, these changes in our daily life, इन सभी चेंज का जो मुख्य कारण है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो बी थैंकफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड, अभी तो हमारे फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं। These माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नाउ, लगता है कि ये हमारे सही में दोस्त हैं, बिल्कुल हैं। They are acting as a friend, they are friendly to us, ये हमसे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन, जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अल्कोहल का प्रोडक्शन कई सालों से चलता आ रहा है बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म have been used for the production of alcohol, since ages, बहुत सालों से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
तो ये अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे दे आर यूज इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस में अब हम लोग देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो उपयोग होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन माइक्रो organism are used in cleaning of environment। ये हमारे पर्यावरण को भी शुद्धि करते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया है, फंगी है, वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ये डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स को और सॉइल में फर्टिलिटी को रिटर्न करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। तो ये चीज जो है ये एनवायरमेंट को साफ करके बहुत बड़े बड़े, नहीं तो वहां बहुत ढेर लग जाएंगे, हीप्स लग जाएंगे। सो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जीव जंतुओं का ढेर लग जाएगा और इट इज वेरी अनफेयर। ये बहुत ही दिक्कत की बात होगी। मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट में वेजिटेबल पील्स मतलब वेजिटेबल का छिलका हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स उनके मल, फेसेस are broken down into harmless and usable substance by बैक्टीरिया। हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। हार्मलेस सब्सटेंस और यूजेबल, उनको यूज किए, न्यूट्रिएंट रिच हमारी मिट्टी को बना देते हैं ये बैक्टीरिया। सो दीज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। बैक्टीरिया इसके अलावा मेडिसिन में भी यूज होते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज होते हैं। बैक्टीरिया का यूज, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया आर यूज्ड, माइक्रोब्स मतलब अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, इन द preparation of medicine, in the preparation of मेडिसिन को बनाने में ये बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन एग्रीकल्चर ऑल्सो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सेल्स। इन एग्रीकल्चर they are used in making soil fertile। ये fertile by adding nitrogen, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर में ये यूज होते हैं मेकिंग सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, दलहन के पौधों के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, वो जो हैं वो ज्यादा कारगर होते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो सो एंड इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन मेकिंग सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग नाइट्रोजन। अब एंड नाइट्रोजन दिस एंड नाइट्रोजन
fixation is done by bacteria, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है डन बाय बैक्टीरिया। तो सो स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, how they are very useful for our environment, and in fixation of nitrogens they play very important role in ecological balance also, you can say, because it fixes the atmospheric nitrogen which is very beneficial for plant, जो प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, and used in the preparation of medicine. So we are finding so many uses of microorganism, we are finding so many uses of this bacteria. तो सो इस बैक्टीरिया के साथ हम चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 आज हम समाप्त करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।